हेलो टू ऑल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स। देखो, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इससे जो प्रीवियस वीडियो आपको मिला है उसमें लास्ट 10 to 12 और 13 मिनट्स की जो वीडियो है उसके अंदर वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, वो कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, केवल वीडियो शूट हो पाया है। तो आज की क्लास के अंदर जो वो जो पोर्शन है जिसका हमारे पास वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसको मैं आप वहीं से आज की टॉपिक को हम आज की क्लास में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कंज्यूमर राइट्स, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारे इंडिया में आया था। किस डेट को आया था वो आगे हम बताएंगे, क्योंकि उसी डेट को आज हम इंडिया में नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे राइट्स देखे थे। द राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कोपरा एक्ट टू द कंज्यूमर्स कौन कौन से थे, याद करो। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू गेट रिड्रेसल एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये सारे राइट्स के बारे में शॉर्ट में मैंने आपको ब्रीफ के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा डिस्कशन कर दिया था। आइए अब आज हम आपकी बुक में इन राइट्स को जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिस तरह से आपको समझाया हुआ है, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर ध्यान से समझते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला राइट जो आपको समझना है यहाँ पर वो है बेटा, ये जो राइट दिया हुआ है ना, ये कौन सा दिया हुआ है? राइट टू सेफ्टी। कौन सा है बेटा? राइट टू सेफ्टी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इफ यू आर गेटिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द मार्केट, इफ यू आर गेटिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द मार्केट, तो ये आपके पास राइट है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आपने परचेज की है, जो भी आपने मार्केट से अक्वायर की है, उस प्रोडक्ट या सर्विस से आपकी प्रॉपर्टी को या आपकी लाइफ को कोई डेंजर नहीं होना चाहिए। क्या जरूरी है? कि वो प्रोडक्ट या सर्विस आपकी लाइफ या आपकी प्रॉपर्टी को आउट ऑफ डेंजर रखने का प्रॉमिस करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर उस प्रोडक्ट या सर्विस से आपकी लाइफ को या आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार का डेंजर हो गया है तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और कॉम्पनसेशन रिसीव कर सकते हो। कैसे? इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। ये एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि एक बच्चा है। कौन है बेटा? एक लड़का है जो कि क्लास 9th के अंदर स्टडी करता है। कौन है बेटा? एक लड़का है जो कि क्लास 9th के अंदर स्टडी करता है। उस लड़के का नाम है रेजी मैथ्यू। एक हेल्दी स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा है, क्लास 9th में, बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन। उसको प्रॉब्लम होती है, उसको थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है उसको? A healthy boy studying in class 9th was admitted in a private clinic in Kerala for removal of tonsils. गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, उन टॉन्सिल्स को रिमूव कराने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए कह सकते हैं हम कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल, केरला के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उस बच्चे को एडमिट कर दिया जाता है। Why that boy was in the private hospital? ध्यान रखना, क्योंकि वो सर्विस ले रहा है यहाँ पर। क्या ले रहा है यहाँ पर? सर्विस ले रहा है। अब उस हॉस्पिटल का जो भी ENT स्पेशलिस्ट है वो कि उसके लिए टॉन्सिलोटॉमी क्या करता है? परफॉर्म करता है, मतलब उसका ऑपरेशन करने के बारे में काम करता है। अच्छा, ऑपरेशन किया था ना, तो आपको याद होगा, ऐसे तो ना जिंदा आदमी कोई, मतलब होश में आदमी, उसके ऊपर चीरा फाड़ कर दी जाती है, नहीं, उसको पहले एनीस्थीसिया दिया जाता है। मतलब उसके जिस एरिया में ऑपरेट होना है ना, वहाँ उसको एरिया को बिल्कुल शून्य कर दिया जाता है, इनकॉन्शियस कर दिया जाता है, ताकि कोई भी कट वगैरह लगे तो उससे उसको पेन ना हो। वही हुआ यहाँ पर। रेजी मैथ्यू को भी क्या दिया गया? एनीस्थीसिया दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? उसको एक जनरल एनीस्थीसिया दे दिया गया। वहां पर एक प्रॉपर केयर नहीं की गई कि भैया इस बच्चे को जो एनीस्थीसिया दिया जाए वहां पर एक प्रॉपर ध्यान दिया जाए, जिसका साइड इफेक्ट हो जाता है और उस बच्चे के ब्रेन में ना एबनॉर्मल सिम्टम्स अराइज होने लगते हैं और वो बच्चा पूरी लाइफ उसकी बेकार हो जाती है। क्या हो जाती है? उस बच्चे की पूरी लाइफ यहां पर बेकार हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर एनीस्थीसिया, Reggie showed symptoms of some brain abnormalities because of which he was crippled for the life. मतलब एक बच्चा
हेल्दी बच्चा अपना इलाज कराने के लिए जाता है, सही होने के लिए जाता है एक हॉस्पिटल में, ही वेंट टू हॉस्पिटल टू गेट सर्विसेज, टू गेट हिज हेल्थ इंप्रूव, अपनी हेल्थ को इंप्रूव कराने के लिए जाता है। लेकिन होता क्या है वहां पर, हॉस्पिटल की इन नेग्लिजेंस की वजह से उसकी पूरी लाइफ क्रिपल्ड हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी बेकार हो जाती है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो सोचो हम सर्विस लेने क्यों गए, वो बच्चा क्यों गया, अच्छा होने के लिए और भी मतलब अपनी हेल्थ को बिल्कुल खराब करने के लिए ही, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने आप को इंप्रूव कराने के लिए गया। अब इस वजह से सर्विस एक्वायर की, लेकिन यहां पर राइट टू सेफ्टी कहां हुआ, उसकी हेल्थ को क्या हो गया, इससे डैमेज हो गया। और इसके अगेंस्ट उसके जो फादर थे, इस फादर, उन्होंने एक स्टेट कंज्यूमर कमीशन, देखो स्टेट कमीशन, ध्यान देना, स्टेट कमीशन में क्या कर दिया उन्होंने, एक कंप्लेंट फाइल कर दी। क्या कर दिया उन्होंने, स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर दी। स्टेट कमीशन रिड्रेसल एजेंसी, देखो जब भी हम कंज्यूमर की बात करते हैं ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमको क्या करता है, 3 लेवल एक अवेलेबल करवाता है रिड्रेसल एजेंसीज। क्या करवाता है, देखो मैं यहां पर समझाया हूं आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमको 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज प्रोवाइड करवाता है। कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमको 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, 3 टायर थ्री टायर रिड्रेसल एजेंसी जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो होती है, पहली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेकंड वन इज स्टेट लेवल पे, एंड थर्ड वन इज नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो मैं और आपको बताऊंगा। अब 3 लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल है ना, इनमें से जो उसके रेजी के फादर है वो स्टेट लेवल में क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। लेकिन स्टेट लेवल की जो रिड्रेसल एजेंसी है ना, वो रेजी के फादर को कहती है कि भैया हमारे पास को प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है, और इस प्रॉपर एविडेंस के लेख के अंदर हम क्या करते हैं, इस केस को डिसमिस करते हैं। हॉस्पिटल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ डैमेज। लेकिन रिजी के फादर क्या नहीं करते, वहां पर हताश होकर घर नहीं बैठते हैं, वो क्या करते हैं, वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर वापस उसके लिए अपील कर देते हैं, नेशनल लेवल में उसके लिए अपील कर देते हैं कि भैया ये हमने स्टेट लेवल पे किया था और स्टेट लेवल का ये जजमेंट आया, एंड वी आर नॉट हैप्पी विद दिस जजमेंट। तो हमारी जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाए, हमारे बच्चे को जो तकलीफ हुई है उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाया जाए। इस तरह की वो अपील करते हैं, नेशनल लेवल पे उनकी अपील को सुना जाता है और हॉस्पिटल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। और जो रेजी के फादर ने अपील की थी भैया मुझे कॉम्पनसेशन के रूप में 5 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाए, वो 5 लाख रुपीज उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये समझिए यहां पर कि राइट टू सेफ्टी अगर नहीं मिलेगा तो आप एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट, प्रॉपर फॉरम के अंदर, इनमें से जो भी आपका प्रॉपर फॉरम होता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम हो, चाहे स्टेट फॉरम हो, चाहे नेशनल फॉरम हो, वहां पर आप अपील कर सकते हैं और अपने लिए कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं अगर उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने से आपकी लाइफ पर या आपकी प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कोई भी डैमेज आता है। तो क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या लिखा है यहां पर, ध्यान देंगे कि फाइल ए कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्लेमिंग compensation of rupees 5 lakh for medical negligence and deficiency in service। क्या कहा उन्होंने, भैया हमको 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए क्योंकि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे को इस समस्या का सामना करना पड़ा है। होता क्या है कि द स्टेट कमीशन सेइंग दैट, क्या कहता है स्टेट कमीशन, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं यहां पर, सेइंग दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट। क्या कहा स्टेट कमीशन ने कि भैया एविडेंस क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट, डिसमिस्ड इट, डिसमिस कर दिया, बोले हॉस्पिटल की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। लेकिन रेजी के फादर क्या नहीं होते, हताश नहीं होते हैं। रेजीज फादर अपील्ड अगेन इन द नेशनल कंज्यूमर, इन द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन लोकेटेड इन
New Delhi, the National Commission, after looking into the complaint, held the hospital responsible for medical negligence and directed it to pay the compensation. अब वहां से ऑर्डर आ गया, भैया आपकी गलती है, आपको पैसा देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपने राइट टू सेफ्टी को क्या किया है, यहां पर डैमेज किया है. राइट टू सेफ्टी का आपने पूरा फोकस नहीं रखा है. क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. अब और क्या लिखा है ध्यान दीजिए. अब इसी चीज को डिटेल में पढ़ते हैं. तो वही बात है, हम भी हमारी जो रेजी की तरह हम भी हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट से परचेज करते हैं जिनको अगर प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जाए तो वो प्रोडक्ट्स को यूज करना हमारी लाइफ के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं बेटा? हमारी लाइफ के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस वो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखो, ये सेफ्टी वॉल दिख रहा है आपको यहाँ पर, प्रेशर कुकर के अंदर लगा हुआ सेफ्टी वॉल. अगर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये ब्लास्ट हो सकता है, और अगर ये ब्लास्ट हो गया तो आपकी लाइफ को और आपकी प्रॉपर्टी को दोनों को डेंजर हो जाएगा. तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट इनके लिए टाइम टाइम पर इंस्ट्रक्शन इशू करती है कि भैया आपको कम से कम इस क्वालिटी का तो बनाना पड़ेगा. आप कंज्यूमर्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. और ये राइट हमको दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, कॉपरा एक्ट के थ्रू. क्लियर? तो चलिए रीड करते हैं बेटा बुक में से. रेजीज सफरिंग शोज हाउ ए हॉस्पिटल ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर्स एंड स्टाफ इन गिविंग एनेस्थीसिया क्रिपल्ड ए स्टूडेंट फॉर लाइफ. हॉस्पिटल की, वहां के स्टाफ की नेग्लिजेंस से एक पूरे बच्चे का जीवन क्या हो गया? खराब हो गया है. While using many goods and services, we as consumers have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of services that are hazardous to life and property. As a consumer हमारे पास ये right है कि हमको ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा जाए, हमको ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अवेलेबल नहीं करवाई जाए जिनको यूज करने से हमारी लाइफ को या हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का डेंजर आता हो. तो एज ए राइट हमको ये राइट दिया है. किसने दिया है राइट? कॉपरा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू. प्रोड्यूसर्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस. हर मैन्युफैक्चरर के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो क्वालिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिसाइड किए हैं उनको फॉलो करना जरूरी है ताकि कंज्यूमर की लाइफ को सेव किया जा सके, उनको डैमेज होने से बचाया जा सके. आगे देखते हैं. देयर आर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी परचेज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी. मैंने कहा ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनको यूज करते समय ना बहुत सेफ्टी की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर्स हैव ए सेफ्टी वॉल्व which if it is defective can cause a serious accident. The manufacturer of the safety valve have to ensure high quality, क्योंकि भैया उससे लाइफ को डेंजर हो सकता है, उससे आपकी प्रॉपर्टी को भी डेंजर हो सकता है. किसके थ्रू पढ़ रहे हैं हम ये? राइट टू सेफ्टी में. यू ऑल्सो नीड पब्लिक और गवर्नमेंट एक्शन टू सी दैट दिस क्वालिटी इज मेंटेन. जरूरी है कि गवर्नमेंट में ना इस पर ध्यान दे कि ऐसा नहीं हो कि भैया हमने के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअल में उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है. हाउएवर लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मार्केट में ऐसा नहीं कि सब बेड क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं आते खूब आते हैं. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी है ना हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इतना बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इतने अवेलेबल नहीं होते. तो एज ए कंज्यूमर हमें भी अवेयर रहना है, गवर्नमेंट को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा. तब जाकर हमारे लिए ये एक्ट जो बना है ये एप्लीकेबल हो पाएगा, इसके कुछ सेंस निकल पाएंगे. हाउएवर we do find bad quality products in the market because the supervision of these rules is weak and the consumer movement is also not strong enough. क्योंकि ना तो प्रॉपर सुपरविजन हो रहा है और ना ही कंज्यूमर्स इतना अच्छा उनके लिए अवेयर हो पा रहे हैं. तो जरूरी क्या है कि कंज्यूमर मूवमेंट भी चलता रहे, गवर्नमेंट को अपना सुपरविजन थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए. मैंने बताया मैन्युफैक्चरर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए. सो दैट्स ऑल अबाउट द राइट टू सेफ्टी. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट राइट विच इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. शुरू करते हैं बेटा अपन. हाँ क्या बताया मैंने? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा. नेक्स्ट राइट हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. क्या होता है बेटा? देखो
एक बहुत अच्छी चीज समझना, आप मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उन बहुत सारे प्रोडक्ट को जब आप देखोगे तो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर, अगर अभी भी आपके घर में आप जहां बैठे हो आसपास आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ना, अच्छा प्रोडक्ट छोड़ो, आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो ना, उस मोबाइल फोन का डब्बा अगर आपको मिल जाता है, जो बॉक्स आपके पास आता है वो मिल जाता है, उस पर भी देखना। आप कोई अपने किचन में जाओ, किचन में आपके बहुत सारे आइटम्स रखे होंगे वहां पर पैक्ड फूड्स के, उनको उठा लो, तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल कि उसमें कौन कौन से कंटेंट्स अवेलेबल है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना चाहिए, उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल है, कौन से कंटेंट का कितना परसेंटेज है उस प्रोडक्ट को बनाते समय, ठीक है, उसके अलावा उस प्रोडक्ट की मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। देयर आर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द प्रोडक्ट। क्यों भैया, क्यों दे रहे? बिकॉज इट्स आर राइट to get all the information about the product or service that we are consuming। हमारे पास ये अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल करवाई जाए। फॉर एग्जाम्पल उसकी क्वांटिटी क्या है, कितना उसका वेट है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है, क्या क्या उसके अंदर एडेड है, हाउ टू यूज, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स शुड बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ यूजिंग दैट प्रोडक्ट, अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी शुड नो बिफोर बाइंग दैट प्रोडक्ट। और ये राइट हमको किसने दिया? दिस राइट इज गिवन टू अस बाय द कोपरा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर? तो चलिए वही बात है यहां पर, ध्यान दीजिए। When you buy any commodity, you will find certain details given on the packaging। उसकी पैकेजिंग में मैंने बताया ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने एक इमेज दिया है यहाँ पर कि क्या है, कितनी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे एक्सपायरी डेट क्या है, कब बना है, उसका बैच नंबर क्या है, कब तक उसको यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उसके बारे में गिवन होती है। दीज डिटेल्स आर अबाउट, किस बारे में? इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, उस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है, उसकी प्राइस क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। उस प्रोडक्ट को बनाने वाले मैन्युफैक्चरर का एड्रेस क्या है, मतलब कौन सी फैक्ट्री में बना है, वो भी उसके अंदर लिखना जरूरी है। अरे भैया बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आप एक टॉफी का रेपर लेके देखना, उस पर भी सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। 50 पैसा वाली जो टॉफी होती है ना, उस पर भी सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है। When we buy medicines on the packets, you might find directions for proper use। कोई मेडिसिन खरीदो, उस पे होती है सारी जानकारी, लिखा होता है क्लियर कि मतलब है ना, डॉक्टर की सलाह से ही लें, है ना, बिल्कुल लिखा होता है वहां पर। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं लेना, दवाइयां नुकसान भी कर सकती है। तो ये हमको जरूरी है पता करना कि भैया किसी भी प्रोडक्ट को यूज कैसे किया जाए, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द साइड इफेक्ट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द यूजेज ऑफ दैट मेडिसिन, सब कुछ कि भैया उस मेडिसिन को लेने से क्या रिस्क है, क्या क्या समस्याएं हो सकती है, वो सारी जानकारी हमारे पास अवेलेबल होना जरूरी है। व्हेन यू बाय गारमेंट्स, गारमेंट जब होता है ना, कपड़ा खरीदो, उस पर लिखा होता है कि उसको वॉश कैसे करना चाहिए, हैंड वॉश है, मशीन वॉश है, ड्राई क्लीन ही करवाना पड़ेगा, वो भी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। व्हेन यू बाय गारमेंट्स यू विल फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंस्ट्रक्शंस फॉर वॉशिंग, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। अच्छा ये इंफॉर्मेशन क्यों दी जाती है? क्योंकि हमको कॉपीराइट राइट देता है, कौन सा? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। क्लियर? आगे देखिए और देखते हैं अपन कि why it is that rules have been made so that the manufacturer display this information। Why is it? ऐसा क्यों है, ऐसा रूल क्यों बनाया गया कि मैन्युफैक्चरर हमको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए? इट इज बिकॉज कंज्यूमर हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कौन सा राइट है कंज्यूमर के पास? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर को दिया गया है अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज। जो भी गुड्स या सर्विस परचेज करेंगे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के पास होना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर्स कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कॉम्पनसेशन और रिप्लेसमेंट इफ द प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव इफ इन एनी मैनर।
प्रोडक्ट में किसी भी तरह का डिफेक्ट निकल गया तो कंज्यूमर कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपने लिए रिप्लेसमेंट भी मांग सकता है। भैया प्रोडक्ट जैसा बताया था वैसा नहीं निकला है और मुझे इसके लिए क्या दिया जाए, कॉम्पनसेशन दिया जाए, ये मेरे को जरूरी है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, ये हर सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बाय ए प्रोडक्ट एंड फाइंड इट डिफेक्टिव वेल विद इन द एक्सपायरी पीरियड, हमने प्रोडक्ट खरीदा, लिखा है साहब उसकी एक्सपायरी 18 मंथ्स है और 2 महीने बाद ये प्रोडक्ट खराब हो गया, तो आप जाओ वो रिप्लेस होकर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर कह रहा है भैया कि 18 महीने तक चलेगा और आपका 2 महीने में खराब हो गया, तो ये कंज्यूमर ने आपको इन्फॉर्मेशन गलत दी है और आपको सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का राइट है। इस वजह से वो प्रोडक्ट या तो रिप्लेस किया जाएगा या आपको उसका रिफंड मिलेगा या दोनों मिलेंगे, कॉम्पनसेशन भी आपको मिल सकता है। वी कैन आस्क फॉर अ रिप्लेसमेंट इफ द एक्सपायरी पीरियड वाज नॉट प्रिंटेड। मान लो एक्सपायरी पीरियड लिखा ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरर गलत है, तो मैन्युफैक्चरर वुड ब्लेम द शॉपकीपर एंड विल नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सपायरी पीरियड ही नहीं होगा तो ये शॉपकीपर ने गड़बड़ कर दी होगी, मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं है, नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इसलिए कंज्यूमर ने गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया कि भैया आप इस पर एक्सपायरी पीरियड प्रिंट करके दो ताकि आप सेलर को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सको, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आपने किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैन्युफैक्चरर की ही होनी चाहिए। If people sell medicines that have expired, severe action can be taken against them। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी दवाइयां बेचता है ना जो एक्सपायरी हो गई है, अभी भी आप भी कभी जाओ ना शॉप पे दवाइयां खरीदने के लिए तो हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट देख के खरीदा करो। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपायर्ड दवाइयां लेने से ना बीमार का हम इलाज नहीं होता है, हम उल्टा और ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अवेयर बने, जागो ग्राहक जागो वाली स्थिति हमेशा बना के रखें कि हमें हमेशा प्रोडक्ट को परचेज करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर कोई भी दुकानदार आपको एक्सपायर डेट की दवाइयां बेचने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट भी करें। सिमिलरली, वन कैन प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन इफ समवन सेल्स अ गुड एट मोर देन प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस मतलब जो उसकी एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखी है, अगर उससे ज्यादा वैल्यू पर अगर कोई भी व्यक्ति आपको सामान बेच रहा है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करो, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, क्योंकि ये इलीगल है। अच्छा, कम पे खरीद सकते हो आप, डिस्काउंट वो दे सकता है, लेकिन उससे ज्यादा प्राइस पर आपको प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। ध्यान रहे, ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑन द पैकेट, दिस इज इंडिकेटेड बाय एमआरपी। एमआरपी लिखी होती है, हमेशा ध्यान रखना, हर प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखी होती है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इनफैक्ट consumers can bargain with seller to sell at less than MRP। MRP से कम में तो मांग सकते हैं, लेकिन MRP से ज्यादा पे सेल नहीं कर सकते, डिस्काउंट वहां पर अवेल हो सकता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई बेटा सबको? देखो, तो इन रिसेंट टाइम्स द राइट, अच्छा ये तो होगी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो क्या राइट टू इंफॉर्मेशन कहीं और भी एप्लीकेबल है? आजकल राइट टू इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है, ये केवल प्रोडक्ट, इट इज नॉट ओनली फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। इसके ऊपर तो राइट टू एक्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अवेलेबल है ही सही, लेकिन आज के समय में एक नया एक्ट लागू किया गया, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। और इस एक्ट ने, आरटीआई एक्ट ने जो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वाला क्राइटेरिया ना, उसको गवर्नमेंट ऑफिसेस के तक भी इंप्रूव कर दिया है। आज आप गवर्नमेंट से किसी भी बात की जानकारी ले सकते हो, जो हालांकि हाँ ठीक है वो मतलब कॉन्फिडेंशियल नहीं होना चाहिए। कंट्री की सिक्योरिटी को उस इंफॉर्मेशन को देने से अगर खतरा है तो गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन को देने से डिनाई कर सकती है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के जितने भी काम है, जैसे रोड बन रही है आपके यहाँ पर, अब रोड बनने में कितना पैसा खर्च हुआ, किसको कितना पेमेंट दिया, अब ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकते हो। किस तरह? आरटीआई को यूज करके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को यूज करके आप ये सारी जानकारी गवर्नमेंट से ले सकते हो। आप ये पता कर सकते हो करप्शन एक्चुअल में कहां पर है। आपने पता किया, गवर्नमेंट से पता लगा कि भैया यहाँ पर तो इतना माल लगा है, आप कंप्लेंट कर दो कि भैया ये आरटीआई के थ्रू पता लग रहा है कि इसमें इतना मटेरियल लगा है, लेकिन एक्चुअल में आप सड़क देखो तो यहाँ पर इतना मटेरियल नहीं है। तो आप ये काम आप भी कर सकते हैं। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वाला जो क्राइटेरिया है उसको आजकल गवर्नमेंट ऑफिसेस तक भी बढ़ा दिया गया है। तो वही बात हमको देखने को मिलती है बेटा, क्या लिखा है ध्यान देना, कि इन रिसेंट टाइम्स द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सपांडेड टू कवर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट भी हमको जो कई तरह की सर्विसेज देती है ना, वहां तक भी राइट टू इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। इन अक्टूबर 2005, ध्यान रखना, आरटीआई कब, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? आरटीआई लॉन्च हुआ था बेटा अक्टूबर 2005 में। ध्यान रखना, ये 1 मार्क में आने वाला क्वेश्चन है कि आरटीआई कब लागू हुआ था? अक्टूबर 2005 में, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ पॉपुलरली नोन एज आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ था? अक्टूबर 2005 में। ध्यान रखना, in which ensures its citizen all the information about the functions of government departments, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी सारी जानकारी आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग केस। अब देखो एक केस समझाते हैं आपको, है ना। एक केस आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, वेटिंग एक ब्लॉक दिया हुआ है। इसमें क्या है, अमृता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, इसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, इंटरव्यू दिया है, उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, एक गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए इसने अप्लाई किया, एग्जाम भी दिया, सब कुछ इसका मतलब इसके हिसाब से ठीक हो गया। अब सब कुछ दे चुकी है एंड शी इज होपिंग दैट शी विल गेट सिलेक्टेड, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। बहुत लंबा समय हो गया, उसको वेट करते करते बहुत समय हो गया। अच्छा, जब भी वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाती है तो उसको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा, कोई पता नहीं लग रहा है उसको। अब वो परेशान है, क्यों? क्योंकि उसको ये होप है कि मेरा इस गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से फ्यूचर में किसी और चीज के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रही है और वो सिर्फ वेट कर रही है। वेट करते करते समय जा रहा है, शी इज डिप्रेस्ड। तब वो इस आरटीआई एक्ट को यूज करती है और गवर्नमेंट से एक इंफॉर्मेशन मांगती है कि भैया ये क्या हुआ उसका रिजल्ट देखिए। उसको सारी जानकारी भी मिलती है, रिजल्ट आता है और उसको अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है। शी यूज्ड हर राइट सो दैट यू शुड ऑल्सो यूज योर राइट्स। क्लियर? तो वही लिखा है, अमृता एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आफ्टर सबमिटिंग ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड अटेंडिंग द इंटरव्यूज फॉर अ जॉब इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिड नॉट रिसीव एनी न्यूज ऑफ द रिजल्ट। डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, इंटरव्यू हो गया, लेकिन रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं मिल रही है उसको। द ऑफिशियल्स ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू कंप्लाई विद हर क्वेरीज। ऑफिशियल्स मना कर रहे हैं, उसकी कोई मतलब मदद ही नहीं कर रहा है कोई ऑफिस में जाने पर। तो शी देयरफॉर filed an application using the RTI Act saying that it was her right to know the result in a reasonable time। उसका अधिकार है, उसको बताओ कि मैं पास हूं फेल हूं, ताकि मैं फ्यूचर के प्रिपरेशन कर सकूं, so that she could plan for her future। She was not only informed about the reasons for delay in the declaration of the result, but also got her call letter for appointment as she performed well in the interview। अच्छा, इंपैक्ट हुआ ना कि उसको उसका रिजल्ट भी मिला, रिजल्ट की जानकारी भी मिली, इंफॉर्मेशन भी मिली, कॉल लेटर भी मिला, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला। तो कुल मिलाकर शी यूज्ड हर राइट। सो दिस राइट इज प्रोवाइडेड बाय अस टू हु, बाय व्हिच वी गॉट द राइट आंसर, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा एक्ट ने हमको ये राइट दिया है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हमें जानकारी चाहिए, हमें सारी जानकारियां मिलनी चाहिए। तो हमारे 2 राइट कंप्लीट हो गए बेटा, राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। थर्ड राइट की तरफ हम मूव करते हैं बेटा, क्या है वो आपका? राइट टू चूज। क्या है बेटा आपका थर्ड राइट? राइट टू चूज। चलिए इसको समझाते हैं। इसको समझाने से पहले हम आपको इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर इस केस को स्टडी करते हैं और इस केस के थ्रू हम इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं अपन। देखिए, राइट टू चूज का मतलब है every consumer has the right to choose what he will purchase and what he will not purchase। No one can force you that if you want to buy a product, then if it will be possible only if you will buy that another product as well। Like you went to market to buy a toothpaste, if the seller says to you that you will get toothpaste only when you will buy the toothbrush, if you will not buy the toothbrush you will not get the toothpaste। If it is happening, then they are violating your right to choose। Everyone has the right that what he want to purchase and what he do not want to purchase, whether it's a good और सर्विस, whether it's a goods और सर्विस। बात समझ में आई बेटा? देखिए,
आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, अभिरामी एक स्टूडेंट है अंसारी नगर की, इसने क्या किया, एक कोर्स ज्वाइन किया, एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इसने दिल्ली में, न्यू दिल्ली में एक प्रोफेशनल कोर्स इसने ज्वाइन किया। अब इस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने क्या किया, इस अभिरामी से पूरे 2 साल की फीस, कोर्स 2 ईयर का था तो 2 इयर्स की टोटल फीस 61,020 रुपीज पूरी इससे एक साथ ले ली। अभिरामी कंप्लीटेड द 1 ईयर ऑफ कोर्स, इसने 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अभिरामी को ये पता लगा कि भैया ये तो टीचिंग क्वालिटी ना अच्छी नहीं है, यहाँ पे जो पढ़ा रहे ना वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, एंड शी डिसाइडेड नॉट टू गो फर्दर इन दैट कोर्स। उसने कहा मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया है, मैं 1 साल के बाद अब इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, तो मुझे मेरा पैसा क्या किया जाए, रिफंड किया जाए। क्या किया जाए, मुझे मेरा पैसा रिफंड किया जाए। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने मना कर दिया कि नहीं भैया हम तो क्या नहीं करेंगे, पैसा रिफंड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, पैसा रिफंड नहीं करेंगे। वही लिखा है ना, एज लमसम फॉर द एंटायर कोर्स ऑफ 2 इयर्स, हाउएवर शी डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट द कोर्स, मतलब उसने कोर्स छोड़ने का डिसीजन लिया एट द एंड ऑफ 1 ईयर एज शी फाउंड दैट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग वाज नॉट अप टू द मार्क। टीचिंग क्वालिटी क्या नहीं है, अच्छी नहीं है, सो शी डिसाइडेड टू लीव द कोर्स। When she asked for a refund of the fee for 1 year, it was denied to her. उसको मना कर दिया गया कि भैया आपको फीस वापस नहीं दी जाएगी। तब अब देखो ध्यान देना, यहां पर आ गया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में वो कंप्लीट करती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ध्यान होना चाहिए बच्चों, आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि 3 टायर हमको कॉर्पोरेट क्या करता है, 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज प्रोवाइड करवाता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो यहां पर क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करता है, यहां पर जो अभिरामी है ना वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जाकर कंप्लेन कर देती है। क्या कंप्लेन कर देती है कि भैया मेरे साथ ये चीटिंग हुई है, मेरे से 2 साल की फीस एक साथ ले ली गई और अब मुझे 1 साल के बाद कोर्स नहीं करना है, तो मुझे वो फीस रिफंड नहीं कर रहे हैं, मेरे पास एक जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से मैं कोर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। ठीक है, कमीशन ने देखा कि अभिरामी की बात ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिसीजन दिया। क्या डिसीजन है डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कि इंस्टीट्यूट को डिसीजन दिया कि भैया आप इनके 28,000 रुपीज रिफंड करो। क्या करो, 28,000 रुपीज रिफंड करो, सेइंग दैट शी हैड द राइट टू चूज। क्या कहा कि भैया इनके पास राइट टू चूज है, इनको ये चुनने का अधिकार है कि इनको ये प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, सो द इंस्टीट्यूट अगेन अपील्ड इन द स्टेट कमीशन। ध्यान देना, स्टेट कंज्यूमर कमीशन में। अब इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट डिसीजन आया था तो इंस्टीट्यूट कहां चला गया, नेक्स्ट लेवल पे, स्टेट कमीशन में चला गया। स्टेट कमीशन में जाने से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्टेट कमीशन ने भी क्या कहा, वही कहा जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में ने कहा था कि भैया गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, अभिरामी सही है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो डिसीजन दिया वो ठीक है। अब की बार पहले 28,000 था, उन्होंने कहा भैया 28,000 तो देने ही पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले 28,000 तो देने पड़ेंगे, आपको 25,000 रुपए और देने पड़ेंगे, और 7,000 रुपए जो अभिरामी की तुम्हारी वजह से लिटिगेशन कॉस्ट लगी है, जो कानूनी प्रक्रिया में पैसा लगा है ना, वो भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। 25 प्लस 28 53 प्लस 7 60,000 रुपीज का टोटल बर्डन आ गया किसके ऊपर, इंस्टीट्यूट के ऊपर। क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाज वायलेटिंग द राइट ऑफ अभिरामी। व्हाट वाज दैट राइट, राइट टू चूज। उसके पास ये अधिकार था और इंस्टीट्यूट उसको वो अधिकार नहीं दे रहा था, इसकी वजह से उसके ऊपर पेनल्टीज इंपोज कर दी गई। तो एग्जांपल बहुत अच्छा है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से कंज्यूमर के पास राइट होता है कि व्हाट ही और शी वांट टू चूज, उसके पास ये अधिकार है कि उसको क्या परचेज करना है और क्या परचेज नहीं करना है। अच्छा, इतना ही नहीं, स्टेट कमीशन ने साथ में एक डिक्लेरेशन और दे दिया। क्या दे दिया डिक्लेरेशन, कि अब आगे से कोई भी इंस्टीट्यूट कभी भी, जैसे 4 या 5 साल का कोर्स है तो पूरे 4-5 साल की फीस एक साथ कलेक्ट नहीं कर सकता। मैक्स टू मैक्स आप 1 साल की फीस एक साथ ले सकते हो, उससे ज्यादा फीस आप एक साथ चार्ज नहीं कर सकते, ये डिसीजन और दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप कंज्यूमर मूवमेंट होता है, कंज्यूमर आगे आता है, रिड्रेसल डिस्प्यूट एजेंसीज के अंदर आता है, तो निश्चित रूप से उसको भी फायदा मिलता है और उसके साथ साथ जो कई सारे लोग हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिला कि द स्टेट कमीशन ऑल्सो रिस्ट्रेन्ड ऑल द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। उनको भी आदेश दे दिया that in the state from charging fees from students for the entire duration of the course in advance and that too at one go।
एक साथ आप पूरी फीस नहीं ले सकते। एनी वायलेशन ऑफ दिस ऑर्डर में इनवाइट पेनल्टीज एंड इम्प्रिजमेंट द कमीशन सेट। अगर किसी ने ये बात नहीं मानी तो सजा होगी, पेनल्टी लगेगी, कुछ भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो आपको ये बताता है कि एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज कि उसको क्या चाहिए और उसको क्या नहीं चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इंसिडेंट, any consumer who receives a service in whatever capacity regardless of age, gender and nature of service has the right to choose। उसके पास अधिकार है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको चूज करने का। whether to continue to receive the service, वो सर्विस को रिसीव करना भी आगे कंटिन्यू करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो नहीं है, उसको रिफंड किया जाना जरूरी। एग्जाम्पल देता हूं, आप होटल में गए, आपने एक बार में 4 दिन के लिए होटल बुक करा लिया, 4 दिन का आपने पेमेंट दे दिया एडवांस में। अगर आपने एक दिन पूरा स्टे करने के बाद आपको लगता है कि नहीं हमारे को यहाँ की सर्विसेज ठीक नहीं है, तो आप 3 दिन का उनसे रिफंड मांग सकते हो। अगर वो रिफंड नहीं देते हैं देन यू कैन गो फॉर द राइट टू चूज। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए। सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट एंड द शॉप ओनर सेज दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाय अ टूथब्रश। भैया टूथब्रश जब मिलेगा जब टूथब्रश खरीदोगे। गलत बात, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा किया जा रहा है तो आपके राइट टू चूज को वायलेट किया जा रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर या जो भी रिड्रेसल एजेंसी है वहां पर जाइए और कंप्लेंट कीजिए, निश्चित रूप से आपकी सुनवाई होगी। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द ब्रश, योर राइट टू चॉइस इज डिनाइड। फिर आपके राइट टू चॉइस को नहीं ध्यान रखा जा रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करो। सिमिलरली समटाइम्स, जैसे कई बार हम गैस कनेक्शन लेते हैं, नया गैस कनेक्शन लेंगे तो सिलेंडर आएगा, सिलेंडर साथ में मिलेगा, वो कहते हैं साथ में भैया स्टोव भी खरीदो, वो चूल्हा भी खरीदो। क्यों खरीदे? नहीं खरीदना है, नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो फोर्स करते नहीं खरीदना ही पड़ेगा, गैस कनेक्शन तभी मिलेगा। अगर ऐसा कोई करे तो आप उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर देना। क्यों? क्योंकि अगेन योर राइट टू चूज इज वायलेटिंग। ठीक है, आगे देखिए। Similarly, sometimes gas supply dealers insist that you have to buy the stove from them when you take a new connection। जब भी नया कनेक्शन लोगे तो तुमको स्टोव खरीदना पड़ेगा। In this way, many times you are forced to buy things that you may not wish and you left with no choice। अगर कभी भी ऐसा जीवन में लगे, कंप्लेंट कर देना बेटा, प्रॉपर रिड्रेसल एजेंसी के अंदर आपकी सुनवाई होगी और आपको उसके लिए कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। ये तो हम रीड कर चुके हैं, देखिए क्लियर है यहां तक? चलिए, ये आपका कौन सा राइट कंप्लीट हो गया बेटा? राइट टू चॉइस। आगे बात करते हैं हम। अगला हमारा राइट जो हमको कॉपीराइट देता है वो है राइट टू बी हर्ड। ये अधिकार है हमारे पास कि हमारी बात को सुना जाए। कहां सुना जाएगा उसके बारे में जानकारी देंगे, कैसे सुना जाएगा वो आगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन ये अधिकार है, अगर कोई भी व्यक्ति ये ऐसा करता है कि देखो चीटिंग हो गई, कंप्लेंट हो गई, जो भी सब कुछ है, प्रॉब्लम हो गई, अब कोई आपकी कंप्लेंट ही नहीं सुन रहा है, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम आ गई तो भैया उस प्रॉब्लम का समाधान तो निकालो, हमारी बात को सुनो तो सही। लेकिन अगर कोई भी कहता है कि नहीं भैया हमारे पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, हम आपकी बात नहीं सुन सकते, देन अगेन योर वन ऑफ द राइट्स given by the copyright is again violating, then you have to be aware about that। क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर को जस्टिस कहां से मिलेगा, कहां जाकर कंज्यूमर अपने लिए जस्टिस ढूंढे, कहां जाकर कंप्लेंट करे। अभी आपने रेजी मैथ्यू का केस पढ़ा, अभी आपने अभिरामी का केस पढ़ा, और इन दोनों केसेस को पढ़ने के बाद हमको एक बात बहुत अच्छे समझ में आई कि कंज्यूमर को न्याय कहां मिलेगा, फ्रॉम वेयर कंज्यूमर कैन गेट द जस्टिस। देखो, रीड अगेन द केसेस ऑफ रेजी मैथ्यू एंड अब्रामी गिवन अर्लियर इन द चैप्टर। दीज आर सम एग्जांपल्स इन विच कंज्यूमर्स आर डिनाइड देयर राइट्स। सच इंस्टेंसेस अकर क्वाइट ऑफन इन आवर कंट्री। जनरली यही होता है, चीटिंग हो जाती है, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वेयर शुड दीज कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस? कहां जाकर कंज्यूमर्स अपने लिए न्याय ढूंढे? देखा ना, अभिरामी कहां गई थी? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। रेज्यूम में थे कहां गए थे? स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो ये रिड्रेसल एजेंसीज बनी हुई है। क्या बना हुआ है बेटा? ये रिड्रेसल एजेंसीज बनी हुई है। हमको कॉपरा एक्ट ये 3
टायर ऑफ रिड्रेसल एजेंसीज हमको प्रोवाइड करवाता है, जहां जाकर हम हमारे लिए अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। क्लियर? जहां जाकर हम अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर अपन क्या लिखा है ध्यान दीजिए, इसी को हम कहते हैं राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर्स के पास ये अधिकार है कि उनको उचित न्याय दिया जाए अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो भी चीटिंग हुई है, जो भी फ्रॉड हुआ है, उसके खिलाफ उनको कॉम्पनसेशन मिले, उनकी सुनवाई हो। कहां पर होगा, कैसे होगा, वो देखते हैं। इफ एनी डैमेज इज डन टू अ कंज्यूमर, कोई भी डैमेज हो गया कंज्यूमर के साथ, शी हैज द राइट टू गेट कॉम्पनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज। कितना डैमेज हुआ है, कितना उसको नुकसान हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। देयर इज अ नीड to provide an easy and effective public system by which this can be done। क्या है वो easy and effective public system? अभी तो बताया बेटा, क्या था? 3 टायर ऑफ रिड्रेसल एजेंसीज। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं, एक स्टेट लेवल पे जिसको स्टेट कमीशन कहते हैं, और एक नेशनल लेवल पे जिसको हम नेशनल कमीशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन और क्या लिखा है, ध्यान देंगे। द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम, देखो वर्ड लिखा है, इसका बहुत अच्छे से समझना। एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम का मतलब क्या है, लिखा ना भी कि डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द चीटिंग। डिग्री ऑफ द जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, किस लेवल का हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 टायर ऑफ रिड्रेसल एजेंसीज आपको प्रोवाइड करवाई गई है। कहता क्या है हमसे यहां पर, ये कहा जाता है आपको कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है अप टू 1 करोड़, आपके साथ अगर चीटिंग हुई है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट करो। अगर आपके 1 to 10 करोड़ वाली चीटिंग है तो आप स्टेट कमीशन में जाओ, और अबव 10 करोड़ आपको नेशनल कमीशन में क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फोरम में, एप्रोप्रिएट रिड्रेसल एजेंसी के अंदर जाकर आप अपने लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? तो चलिए आइए, और क्या लिखा है ध्यान देंगे आप। एक और चीज, आप ये जो कंप्लेंट फाइल करने, अब जो लीगल प्रोसीजर हो गया, हमको लगता है लीगल प्रोसीजर तो लॉयर ही चाहिएगा, नहीं, आप लॉयर को हायर करके भी कर सकते हो और अपना वकील खुद भी बन सकते हो। कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करने के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी टू अपॉइंट अ लॉयर। यू कैन बी योरसेल्फ अ लॉयर टू फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम रिड्रेसल एजेंसी। क्लियर? क्या लिखा है कि विदाउट, विद और विदाउट द सर्विसेज ऑफ लॉयर। लॉयर वहां पर जरूरी नहीं है। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ एन एग्रीवेट पर्सन, एग्रीवेट मतलब जो परेशान आदमी है, जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो आदमी कैसे कंप्लेंट फाइल करेगा, पर्सन गेट्स हिज और हर कंपनसेशन, कैसे मिलता है। तो चलिए उसके लिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है किसका, प्रकाश का। प्रकाश एक ओल्ड एज व्यक्ति है, इसकी बेटी की शादी होने वाली थी और ये अपनी बेटी के लिए क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में जाकर मनी ऑर्डर भेजता है। अब जिन बच्चों को मनी ऑर्डर नहीं पता उनको मैं थोड़ा समझा देता हूं कि मनी ऑर्डर सिस्टम कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। ध्यान देना कि फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग in an area called SWM and your family is living in another area, उसको हम कह सकते हैं, मान लो आसपास का आप कोई भी एक एरिया ले लो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोटा, कोटा में रहते हैं। ठीक है, अब आप सवाई माधोपुर में काम करते हो और आपकी फैमिली कोटा में रहती है। अब आपको कोटा पैसे भेजने हैं। आजकल तो चलो बहुत सारे यूपीआई वगैरह आ गए हैं, लेकिन जब नहीं थे पहले ऐसे, या आज भी जो लोग इनके बारे में नहीं समझते, टेक्नोलॉजी फेमिलियर नहीं है, वो मनी ऑर्डर सिस्टम को फॉलो करते हैं। मनी ऑर्डर सिस्टम क्या होता है कि देखो सवाई माधोपुर है तो इसके अंदर ना एक पोस्ट ऑफिस होगा। क्या होगा बेटा? पोस्ट ऑफिस होगा। ऐसे ही कोटा के अंदर भी क्या होगा बेटा? एक पोस्ट ऑफिस होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यू हैव टू विजिट टू दैट पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे जमा कराओगे और ये पैसे कोटा में किस आदमी को देने, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, पूरा सब कुछ उस वहां पर फिल कर दोगे। ठीक है, सवाई माधोपुर पोस्ट ऑफिस आपसे पैसा ले लेगा। सवाई माधोपुर पोस्ट ऑफिस इस कोटा पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा कि भैया ये आपको आगे पहुंचाना है।
कोटा पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, वो पैसा कोटा में जिस भी व्यक्ति को आपको पैसा देना था, जो आपने नाम नंबर एड्रेस दिया है, वहां पर जाकर वो पैसा डिपॉजिट, मतलब उस व्यक्ति को वो पैसे दे देगा. इट इज द वे हाउ दैट मनी ऑर्डर सिस्टम वर्क्स. क्लियर? तो चलिए, अब वही हुआ कि प्रकाश गया, पोस्ट ऑफिस गया, वहां जाकर उसने क्या कहा कि भैया कि मुझे मेरी बेटी के लिए पैसे भेजने. ठीक है, बेटी के लिए पैसे भेजने. प्रकाश को ये पता लगा कि उसकी बेटी को जब उन पैसों की जरूरत थी, मतलब उसकी शादी के लिए जरूरत थी, तो उसको वो पैसे नहीं मिले. अच्छा, कई महीनों तक वो पैसे नहीं मिले. आगे आने वाला जो समय था ना, तब तक भी उसको पैसे नहीं मिले. देखो दिया है ना यहाँ पर, प्रकाश कम्स टू नो दैट द मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हिज डॉटर. उसकी डॉटर को वो पैसा अभी तक मिला ही नहीं है. प्रकाश को चिंता होती है, बोले भैया पैसा क्यों नहीं मिला. तो प्रकाश क्या करता है, वही सवाई माधोपुर वाला पोस्ट ऑफिस वाला एग्जांपल देना, जहां उसने पैसे जमा कराए थे, वहां जाता है. वहां जाकर पता करने का प्रयास करता है, भैया क्या कारण रहा, कैसे पैसे नहीं पहुंचे हैं, क्या रीजन रहा. तो पोस्ट ऑफिस के लोग ना उसको कोई सही जानकारी देती ही नहीं है कि भैया क्या कारण रहा, क्यों उसको पैसे नहीं मिले. नहीं, उसको कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स वहां पर नहीं दिया जाता है. तब प्रकाश अपने राइट को यूज करता है, वो एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जाता है. तो प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस. जाता है वहां पर, वहां जाकर उसको एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म को फिल करता है. प्रकाश गोज टू अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू फाइल ए केस. केस फाइल करने के लिए जाता है वहां पर. ही फिल्स ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म. द कमीशन सेंड्स नोटिस टू द अदर पार्टी. कमीशन उसकी बात सुनता है, पोस्ट ऑफिस को नोटिस भेजता है कि बोले भैया क्या रहा कारण. पोस्ट ऑफिस आएगा फिर वहां पर. ही हिमसेल्फ प्लीड्स द केस इन द कमीशन ऑफिस. देखो लिखा है ना, ही हिमसेल्फ प्लीड्स, मतलब वो खुद ही अपना वकील बना. उसने किसी लॉयर को हायर नहीं किया, वो खुद ही अपना वकील बना. उसने खुद ने अपनी दलील रखी कि भैया मेरे साथ ये हुआ. The commission office judge verifies the documents and hears the arguments of both the aggrieved party and the other party. दोनों के बारे में सुना वहां पर कि भैया प्रकाश की बात क्या है, पोस्ट ऑफिस की बात क्या है. ऐसा नहीं है, एक पक्षीय निर्णय नहीं दिया जाएगा, दोनों की बात को सुना जाएगा, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा. द जज अनाउंसेस द डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वर्डिक्ट. फिर उसको अपना निर्णय देता है, जो भी निर्णय उसको देना होता है वो निर्णय वहां पर दे देता है. मोस्टली निर्णय प्रकाश के फेवर में दिया जाता है कि भैया इसका पैसा नहीं मिला, इंटरेस्ट सहित इसको पैसा वापस दिया जाए. तो ये देखा कि हमने यहाँ पर ये समझा कि कैसे एक एग्रीवीड पर्सन, एक परेशान आदमी अपने लिए जस्टिस रिसीव कर सकता है. क्लियर? तो चलिए, तो ये हमने पढ़ा राइट टू गेट रिड्रेसल. ये भी हमने यहाँ पर देख लिया, एक राइट और आपने यहाँ पर समझ लिया है. चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे. चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा अपन. ओके, देखिए अब अगली चीज, अगला टॉपिक जो आपको यहां पर समझना है इस पैराग्राफ के थ्रू, वो टॉपिक क्या है, हु कैन फाइल ए कंप्लेंट. क्या समझना है बेटा आपको, हु कैन फाइल ए कंप्लेंट. कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है. अगर किसी भी आदमी के साथ कोई चीटिंग हुई है तो उस चीटिंग के अगेंस्ट कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है. ध्यान देना, कंज्यूमर, जिस आदमी के साथ चीटिंग हुई है वो तो कंप्लेंट फाइल कर ही सकता है. और कौन फाइल कर सकता है कि देखो बहुत सारी कंज्यूमर एजेंसीज बनी हुई है. क्या बनी हुई है, बहुत सारी कंज्यूमर एजेंसीज बनी हुई है. वो भी उस कंज्यूमर के बिहाफ पर कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, कंज्यूमर फोरम में जाकर केस फाइल कर सकती है. क्यों कर सकती है, क्योंकि अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं है, कंज्यूमर को ज्यादा बातें समझ में नहीं आती है, इफ इज इलिटरेट, इलिटरेट इसका मतलब क्या, उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, मिलेगा. तो वहां पर गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी, मतलब कंज्यूमर मूवमेंट्स इंडिया में जब से शुरू हुए, हमने पढ़ा ना कि कंज्यूमर मूवमेंट्स की वजह से ना हमारे यहाँ पर बहुत सारी कंज्यूमर एजेंसीज डेवलप हो गई है. उनका काम यही है कि ऐसे लोग जिनको अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है, जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाना इन कंज्यूमर एजेंसीज का काम है. तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पर, ध्यान देंगे आप कि देखिए कि द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ऑर्गेनाइजेशंस को लोकली नोन एज द कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स. क्या कहा जाता है इनको, कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स. कंज्यूमर मूवमेंट्स की वजह से काफी सारी बन गई है ताकि कंज्यूमर्स को ना हेल्प कर सके, ये लोग कंज्यूमर को क्या कर सके, ये रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करवा सके. दे गाइड कंज्यूमर्स और हाउ टू फाइल केस इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. पहले तो कंज्यूमर को गाइड करती है
भैया केस कैसे फाइल करना जानकारी नहीं है, हम देंगे, हमारे हिसाब से आप काम करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार तो खुद भी इन कंज्यूमर के बिहाफ पे क्या करती है, केस फाइल कर देती हैं। ऑन मेनी ओकेजन्स दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन द कमीशन। कई बार खुद भी कंज्यूमर के बिहाफ पर जाती हैं और उनके बिहाफ पर केस फाइल करती हैं, केस लड़ती हैं और कंज्यूमर को इंसाफ दिलवाती हैं। दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। अच्छा, गवर्नमेंट भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कोई मतलब निकल सके। यहां तक सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या लिखा है ध्यान दीजिए कि इफ यू आर लिविंग इन ए रेजिडेंशियल कॉलोनी यू माइट हैव नोटिस्ड बोर्ड्स ऑफ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, है ना, आप जहाँ रहते हैं ना उसके पास भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपका होमवर्क यही है, आप उसको सर्च करें कहां पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है। इफ देयर इज एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस meted out to the members they take up case on their behalf। अब इनके मेंबर्स के अगेंस्ट के साथ कोई भी चीटिंग होती है ना तो इनके बिहाफ पर केस कंप्लेन करती है, केस फाइल करती हैं और अपने मेंबर्स को इंसाफ दिलाने का काम करती हैं। आगे बढ़ते, ये अभी जो मैंने आपको समझाया था बेटा, ये जो हमने पढ़ाया ना बेटा, वही चीज आगे लिखी हुई है कि क्या लिख पढ़ाया था मैंने आपको कि कौन कौन सी रेजिडेंशियल एजेंसी है, कॉर्पोरेट एक्ट ने हमको क्या क्या प्रोवाइड करवाया है और कौन कौन से केस में हम इनके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, ध्यान देंगे आप। अंडर कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अ 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल वाज सेट अप फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का निपटारा करने के लिए स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और कौन से लेवल पे बेटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर एजेंसीज बनाई गई है। द डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू 1 करोड़। मैंने बताया ना अभी 1 करोड़ तक के केस कहां जाएंगे, कंज्यूमर डिस्प्यूटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। The state level commission consumer dispute redressal commission called state commission, बताया था अभी, स्टेट लेवल का कहता है स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल को डिस्ट्रिक्ट फोरम। बिटवीन 1 करोड़ एंड ₹10 करोड़, यहां से 1 करोड़ से 10 करोड़ के केसेस कहां जाते हैं, स्टेट लेवल पे। एंड नेशनल लेवल कमीशन, नेशनल कमीशन डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेमिंग एक्सीडिंग ऑफ ₹10 करोड़। अच्छा, एक और चीज है कि मान लो आपका केस है 10 लाख रुपए का, ठीक है, अब 10 लाख रुपए का केस है, आप कहां जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जजमेंट दिया और जजमेंट ऑब्वियस सी बात है एक के फेवर में और एक के अगेंस्ट जाएगा। तो जिसके अगेंस्ट गया है ना ये जजमेंट, वो अगले नेक्स्ट 30 डेज के अंदर जो अदर अपर लेवल है, अपर लेवल मतलब स्टेट कमीशन में जाकर क्या कर सकता है, उसके लिए अपील कर सकता है। तो स्टेट कमीशन में डायरेक्टली 1 करोड़ टू 10 करोड़ एंड द अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट फोरम डिसीजन, ये दोनों तरह के केसेस कहां आते हैं, स्टेट लेवल में आते हैं। ऐसे नेशनल लेवल में अबाउट 10 करोड़ तो आएंगे ही, इसके अलावा स्टेट लेवल, स्टेट कमीशन के अंदर कोई डिसीजन दिया गया तो वहां पर जिसके अगेंस्ट डिसीजन आया वो भी नेक्स्ट 30 डेज में नेशनल कमीशन के अंदर अपील कर सकता है। नेशनल कमीशन के ऊपर कुछ कोई नहीं है, वहां उसके ऊपर कोई अपील नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं, इफ अ केस is dismissed in district level commission, a consumer can also appeal in the state and then in national level commission। clear, बहुत बढ़िया, यहां तक बात समझ में आ गई है सबको। thus the act has enabled us consumers as consumers the right to represent in the consumer dispute redressal commission। clear, सबको यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है बेटा, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।